जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग कृषि अर्थशास्त्र 2020 का जो है मॉडल पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले जो है मैंने 2 वीडियो बना दी है, ठीक है। तो उन वीडियो को आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जब कभी 6 अर्थशास्त्री मिलते हैं तो उनके 7 मत होते हैं, ये किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था जो है बारबरा बूटन ने, ठीक है। किसने कहा था? बारबरा बूटन ने कहा था कि जब कभी 6 अर्थशास्त्री मिलेंगे तो उनके 7 मत होंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन ही उत्पादन है, ये किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था एली ने, ठीक है। और दोस्तों एक यहीं पे अगर जो यहाँ पे जोड़ दिया जाए, उत्पादन वह प्रक्रिया है, ठीक है। उत्पादन वह प्रक्रिया है, ठीक है, वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है, ठीक है। तो इसके कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो इसके जो हो जाएंगे वो B.H. स्मिथ, ठीक है। कौन हो जाएंगे? B.H. स्मिथ, ठीक है। अगर जो कह दिया जाए कि उत्पादन व प्रक्रिया जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है, ठीक है, तो प्रक्रिया दिया जाए तो B.H. स्मिथ हो जाएंगे, और सीधा रहे वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन ही उत्पादन है तो कौन होंगे? एली होंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया विनिमय है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है गेहूँ क्रय करना लिखा है, लेकिन ये गलत है। दोस्तों वस्तुओं का जब समान वितरण होता है तो वो क्या कहलाती है? विनिमय कहलाती है, ठीक है। वस्तुओं का समान वितरण, समान वितरण मतलब एक वस्तु कोई व्यक्ति दे रहा है और दूसरी वस्तु उससे ले रहा है, तो वस्तु का जो है एक दूसरे से समान वितरण हो रहा है, तो वो क्रिया विनिमय कहलाती है। यहाँ पे गेहूँ क्रय करना जो है ये विनिमय नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत निम्नलिखित में से किस अवधि में निर्धारित होती है? तो दोस्तों जो बाजार कीमत है वो कब निर्धारित होती है? अल्पकाल यानी कि कम समय में, ठीक है। अल्प मतलब कम होता है और काल मतलब समय होता है, ठीक है। तो बाजार की कीमत जो है अल्पकाल में यानी कि कम समय में जो है निर्धारित की जाती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों में से कौन सा जो है नाश्वर है? तो दोस्तों उत्पादन के जो है 5 साधन हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है भूमि, एक भूमि हो गया दोस्तों, एक श्रम हो गया, ठीक है, एक श्रम हो गया, एक पूंजी हो गया, और एक दोस्तों उद्यम हो गया, ठीक है, उद्यम या साहस, और एक हो गया संगठन, ठीक है। तो ये जो है 5 साधन है उत्पादन के, इनमें से 5 का होना जो है आवश्यक है, तभी जो है उत्पादन संभव होगा। तो उनमें से कौन सा नाश्वर है? यहाँ पे दिया है नाश्वर यानी कि जो है नाशवान है, ठीक है। नाश्वर या नाशवान है तो कौन सा है? श्रम। श्रम नाश्वर है और नाशवान है, दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों सही है, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति क्या है? देखिए, किसी वस्तु की वह मात्रा जो किसी विशेष समय पर किसी मूल्य विशेष पर बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है, पूर्ति या संभरण कहलाती है। अब दोस्तों पूर्ति वह है कि कोई वस्तु आपके पास है, ठीक है, और बाज़ार में उसकी आवश्यकता है, ठीक है, बाज़ार में उसकी आवश्यकता है, तो आप उसे जो है किसी एक मूल्य पर और किसी समय पर जो है बाज़ार में बेचने के लिए प्रस्तुत करेंगे, तो वही क्या आपकी कहलाएगी? पूर्ति। अब पूर्ति देखिए, पूर्ति जो है व्यापारियों या उत्पादकों की ओर से की जाती है। अब देखिए कोई वस्तु है, जैसे आपका जो है एक फैक्ट्री है और आप जूते बना रहे हैं, ठीक है, आप जूते बनाने का काम कर रहे हैं, तो आप क्या होंगे दोस्तों? आप उत्पादक होंगे, क्योंकि आप जूते का जो है उत्पादन कर रहे हैं। और आपसे जूते खरीदकर कोई व्यापारी, ठीक है, आपसे कोई व्यापारी जो है वो जूते खरीदकर वो बाज़ार में फिर बेचेगा, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो व्यापारी कहलाएगा, ठीक है। तो जो जूते प्रस्तुत किए जाएंगे बाज़ार में बेचने के लिए किसी मूल्य पर, तो वही क्या है दोस्तों? वही पूर्ति है। तो देखिए परिभाषा भी वही है, किसी वस्तु की वह मात्रा जो किसी विशेष समय पर किसी मूल्य विशेष पर बाजार में बिक्री यानी बेचने के लिए जो है प्रस्तुत की जाती है, पूर्ति या संभरण कहलाती है, ठीक है। पूर्ति व्यापारियों या उत्पादकों की ओर से की जाती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकता है। तो दोस्तों क्रय विक्रय मतलब क्या है? खरीद और बेच सकता है, ठीक है। मुद्रा के द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुओं को खरीद और बेच सकता है, और जिसे सरकार के द्वारा वैधानिकता प्राप्त होती है। वैधानिकता मतलब सरकार के द्वारा उसे जो है मान्यता प्राप्त होती है। अब दोस्तों जो हम लोग की करेंसी है रुपये, ठीक है, तो रुपये को जो है सरकार ने मान्यता प्राप्त की है, ठीक है। तो रुपये के द्वारा जो है आप अपनी वस्तुओं को खरीद बेच सकते हैं, ठीक है, तो वही क्या है? मुद्रा है। अब दोस्तों एक यहाँ पे जो है हार्टले ब्रदर्स थे, ठीक है, हार्टले करके एक थे जो है अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा था जो है मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे, ठीक है। मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे। लेकिन दोस्तों ये है जो परिभाषा सर्वमान्य नहीं मानी जाती है,
ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय या खरीद बेच सकता है और जिस सरकार के द्वारा वैधानिकता या मान्यता प्राप्त होती है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों साख से तात्पर्य ऋण लौटाने अथवा भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। साख का मतलब ये है दोस्तों कि कोई आपको जो है पैसा उधार दे रहा है, ठीक है, आपको जो है पैसा उधार दे रहा है, तो उसमें जो है जो उधार दे रहा है उसको जो है आपके ऊपर कितना विश्वास है, ठीक है, वही साख है। यदि आपके ऊपर जो है उसको अधिक विश्वास है तो जो है साख अधिक होगा, और अगर जो है उसका विश्वास आपके ऊपर कम है तो साख कम होगा, ठीक है। जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, तो ईमानदार व्यक्ति को यदि कोई लोन देता है या कर्ज देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है विश्वास अधिक होता है, तो उसका जो ईमानदार व्यक्ति है उसका साख अधिक होता है। लेकिन कोई बेईमान व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको कोई लोन देने से पहले एक बार सोचेगा कि ये बेईमान है, ठीक है, तो उसका जो है साख बहुत कम होगा, ठीक है, बेईमान व्यक्ति का साख जो है बहुत कम होगा। तो वही साख का मतलब है विश्वास। देखिए, ऋण लौटाने अथवा भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने जो है परिभाषा दी है, दो पक्षों के मध्य, दो पक्ष मतलब एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति जो है दूसरा है, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य धन का ऐच्छिक मतलब इच्छा से, दोनों की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, और वैधानिक मतलब मान्यता प्राप्त, यानी कि कानून के द्वारा जो है मान्यता होनी चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है उसके पास चावल है, ठीक है, और आप दूसरे व्यक्ति हैं आपके पास जूते हैं, तो अगर उसे जूते खरीदने हैं तो वो आपको चावल देगा और आप चावल के बदले जूते देंगे, तो ये जो है वैधानिक है, ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब दोस्तों कोई चरस गांजा का डील करता है तो वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो वही वैधानिक और अवैधानिक हो जाता है, ठीक है। तो ऐच्छिक मतलब इच्छा से, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए विनिमय जो है, और पारस्परिक हस्तांतरण विनिमय कहलाता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने जो है भूमि की परिभाषा दी है। तो प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि भूमि से आशय केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल ने ये कहा कि जो भूमि है केवल भूमि की ऊपरी सतह से नहीं है कि आप जो है उस पर खेती कर रहे हैं तो वो भूमि है, अपितु उन सब पदार्थों व शक्तियों से है जो प्रकृति ने भूमि, जल, वायु एवं गर्मी के रूप में मनुष्य की सहायता के लिए निर्मूल प्रदान की है। अब दोस्तों भूमि से तात्पर्य उससे भी है जो भूमि के अंदर भी पाया जाता है। जैसे भूमि के अंदर बहुत सारे जो है खजाने कभी मिल जाते हैं, और कोयला और ये सभी जीवाश्म ईंधन ये सब पाए जाते हैं, तो उनका भी जो तात्पर्य है भूमि से, क्योंकि प्रकृति ने जो है भूमि, जल, वायु और सभी चीज़ों को जो है मनुष्य की सहायता के लिए जो है निर्मूल यानी कि फ्री में जो है उपलब्ध की है, प्रदान की है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग को परिभाषित कीजिए। तो उपभोग का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को जो है उसका यूज करना, ठीक है, उसका उपयोग करना जो है उपभोग कहलाता है। जैसे दोस्तों आपको भूख लगी तो आपने जो है किसी दुकान से जो है कोई सामान खरीद के खाया, तो वो क्या है, उपभोग है, आपने जो है उसका उपभोग किया है। अब दोस्तों वही है जो प्रोफेसर केली के शब्दों में इन्होंने कहा है, विस्तृत अर्थ में जो है मानवीय यानी कि जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आर्थिक पदार्थों, कोई भी चीज़ आपने दोस्तों खरीद के खा लिया तो वो आर्थिक पदार्थ हो गया, ठीक है, आपने कोई भी कपड़ा खरीद के पहन लिया तो वो भी आर्थिक पदार्थ हो गया। और व्यक्तिगत सेवा का मतलब क्या है, आपकी जैसे आपका तबीयत ख़राब हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए, तो आपने डॉक्टर से जो है अपना इलाज करवाया, तो वो क्या हो गया दोस्तों, व्यक्तिगत सेवा हो गया। आप किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, आप अपना कोई सामान बनवाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, व्यक्तिगत सेवा हो गया, उसका ही प्रयोग क्या है, उपभोग है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता के कोई दो लाभ लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग सहकारिता का जो है परिभाषा देख लेते हैं। तो सहकारिता का परिभाषा जो है काल्वर्ट ने दिया था। तो इनका कहना है कि सहकारिता एक संगठन है, ठीक है, सहकारिता जो है एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से और समान स्तर पर अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं। अब दोस्तों सहकारिता के लाभ देख लेते हैं। सहकारिता के दो लाभ हैं। पहला जो है ग्रामीण साख का सस्ता होना। सहकारिता से क्या होता है दोस्तों, ग्रामीण साख जो है सस्ता रहता है, बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। यानी बचत मतलब आपके पैसे जो हैं बचाने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है। निवेश यानी कि जो है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जो प्रोत्साहन यानी प्रेरित किया जाता है, ठीक है। सहकारिता की ये दो प्रमुख लाभ हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, सहकारी साख के कोई दो प्रकार लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे है, पहला है प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ
और दूसरा है गैर साख समितियाँ, ठीक है। तो प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ में हम लोग देख लेते हैं। तो जो प्राथमिक सहकारी साख समिति है इसकी स्थापना जो है 1904 में हुई थी। प्राथमिक सहकारी साख समिति की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और इस सहकारी साख अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रारंभ में हुई थी, ठीक है। इस प्रकार की समितियों का कार्य क्षेत्र प्रायः गांव होता है, ठीक है। सहकारी जो प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ होती हैं वो कहाँ पे काम करती हैं? गांव में, ठीक है। गाँव के लिए जो है काम करती हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में गैर सहकारी साख समितियाँ, ठीक है। इस समितियों का निर्माण ग्रामीण लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं हेतु किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वितरण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए वितरण की जो है विक्टेट के अनुसार हम लोग जो है वितरण की परिभाषा देखते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम वितरण के अंतर्गत उन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिनके अनुसार विषम औद्योगिक संगठन की उत्पत्ति उन व्यक्तियों में बांटी जाती है जो उसे प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो वितरण का मतलब क्या है दोस्तों? कि कोई भी संगठन की जो है उत्पत्ति है, ठीक है, तो वो लोगों में किस तरह से बांटी जाती है वही जो है वितरण है, ठीक है। तो उसे प्राप्त करने में सहायक होते हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाज शास्त्र का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रामीण समाज शास्त्र का अध्ययन जो है वो ग्रामीण समाज शास्त्र कहलाता है। ग्रामीण समाज का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ग्रामीण समाज शास्त्र कहलाता है। इसमें प्राथमिक व्यवसायों में लगे तथा प्रकृति से अपनी जीविका उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं व प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों ग्रामीण में जो है किस प्रकार किसान जो है किस तरह से अपनी आय प्राप्त करता है, उसका उपयोग करता है। और गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी व्यवसायों का जो अध्ययन किया जाता है और उनकी जीविका जो उत्पन्न करने वाली जो जीविकाओं की क्रियाएं होती है, ठीक है, व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं अपनी जीविका के लिए, ठीक है। तो उन सभी का अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? ग्रामीण समाज शास्त्र में। यानी कि जो ग्रामीण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, गांव का अध्ययन जब किया जाता है तो किसके अंतर्गत किया जाता है? वो ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो वही कहा गया है कि ग्रामीण समाज शास्त्र जो है ग्रामीण समाज का अध्ययन है, यानी कि गाँव का जो अध्ययन है वो ग्रामीण समाज शास्त्र है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आवश्यकता जो है प्रोटामस के अनुसार जो है आवश्यकता हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आवश्यकता उस प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य के पास पर्याप्त साधन हो और वह उन साधनों को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए व्यय करने को तैयार हो, ठीक है। तो आवश्यकता दोस्तों उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य के पास पर्याप्त साधन हो। अब दोस्तों जैसे आपको कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, तो वो आपकी आवश्यकता है और उसके लिए आपके पास धन होना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास धन है तो वो आवश्यकता कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और आता है इच्छा, ठीक है। आवश्यकता और इच्छा में बहुत अंतर है क्योंकि इच्छा जो है बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इच्छा जो है असीमित होती है मनुष्यों की, क्योंकि मनुष्य जो है महंगी गाड़ियों की इच्छा कर सकता है लेकिन उसके पास जो है पर्याप्त धन नहीं होता है, तो वो इच्छा है। लेकिन आवश्यकता वो है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त पर्याप्त साधन हो, धन हो, ठीक है, तो वो क्या है? आवश्यकता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा तथा आवश्यकता में अंतर लिखिए। तो देखिए इच्छा जो है आवश्यकता की जननी है। अब दोस्तों इच्छा जो है आवश्यकता की जननी मानी जाती है क्योंकि जब इच्छा रहेगी तभी आवश्यकता जो है आपकी जो बढ़ेगी, ठीक है। और आवश्यकता जो है वो इच्छा का परिणाम है। अब दोस्तों जब आप किसी भी चीज़ की इच्छा करेंगे तो वो आपकी आवश्यकता बन जाएगी, ठीक है। इच्छा काल्पनिक होती है, इसका मतलब ये है कि इच्छा जो है मनुष्य की असीमित होती है। इच्छा मनुष्य किसी भी चीज़ की जो है कल्पना करता रहता है तो वो उसकी इच्छा मानी जाती है। और आवश्यकता काल्पनिक नहीं होती है। अब इसका ये मतलब है कि जैसे आपको कोई चीज़ खरीदना है, आपको भोजन खरीदना, ठीक है, आपके पास जो है चावल गेहूँ नहीं है, आपको भोजन के लिए ख़रीदना है, तो वो आपकी क्या है? आवश्यकता है, क्योंकि आप भोजन के बिना जो है जीवित नहीं रह सकते। लेकिन इच्छा ये है कि आपको कोई महंगी कार खरीदनी है, ठीक है, तो यदि आप महंगी कार नहीं खरीदते हैं तो भी आप जीवित रह जाएंगे, इसलिए ये आपकी क्या है? इच्छा है। लेकिन आपको भोजन खरीदना है क्योंकि वो आपकी जो है आवश्यकता है। अब देखिए इच्छाओं का दमन किया जा सकता है, मतलब इच्छा को जो है आपके इच्छा को जो है ख़त्म किया जा सकता है। जैसे आप कार लेने की इच्छा आपकी है तो आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, आप अपनी इच्छा को जो है ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता को जो है नहीं ख़त्म किया जा सकता, इसलिए आवश्यकताओं का दमन नहीं किया जा सकता। इच्छाओं की संतुष्टि संभव नहीं है। देखिए जो इच्छा होती है दोस्तों वो अनंत होती है। आज आपकी जो है कार लेने की इच्छा है, कल आपको जेट चाहिए,
उसके बाद आपको जो है अन्य इसी प्रकार की इच्छाएं जो है आपकी बढ़ती जाएंगी। इसलिए जो है इच्छाओं की संतुष्टि संभव नहीं है, इच्छाओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आवश्यकताओं की संतुष्टि जो है संभव है। अब देखिए, इच्छाएं बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आज आपकी कार लेने की इच्छा है, कल आपको जेट लेने की इच्छा आ जाएगी। तो वही है कि इच्छा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन आवश्यकताएं जो हैं साधनों के अनुसार धीमी गति से बढ़ते हैं। जिस तरह से आपके पास पैसे रहेंगे उसी प्रकार आपकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, ठीक है, वो बहुत धीमी गति से बढ़ेंगी। अब देखिए, इच्छा एक व्यापक धारणा है और आवश्यकता एक संकुचित धारणा है। प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं बन पाती, ठीक है। यदि आपकी जो है कार लेने की इच्छा है तो वो आपकी आवश्यकता नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। लेकिन प्रत्येक आवश्यकता जो है प्रारंभ में इच्छा ही होती है।